श्रोताओं, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक 12 जुलाई 1982 को स्थापित किया गया और इसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने में संस्थागत ऋण उपलब्ध कराना था। आज जब हम इसका स्थापना दिवस मना रहे हैं तो इस विशेष अवसर पर श्री विनोद कुमार बिष्ट, जो कि मुख्य महाप्रबंधक हैं क्षेत्रीय कार्यालय नाबार्ड के, इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं और आज आपसे जानेंगे कि किन उद्देश्यों को लेकर नाबार्ड की स्थापना की गई। इतने वर्षों बाद आज यदि हम आकलन करें तो नाबार्ड भारत की अर्थव्यवस्था में क्या स्थान रखता है, ख़ास तौर पर यदि हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में इसकी क्या भूमिका है और भविष्य में किस प्रकार की योजनाएं आप उत्तराखंड में आरंभ करने जा रहे हैं। बिष्ट साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम आपको बधाई देते हैं इस विशेष अवसर पर। आपका ये बैंक जिन उद्देश्यों को लेकर इसकी स्थापना हुई, हमारे श्रोताओं को थोड़ा इतिहास भी बताएं। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि नाबार्ड एक शीर्षस्थ संस्था है कृषि वित्त के क्षेत्र में। नाबार्ड एक ज़माने में 1982 के पहले भारतीय रिजर्व बैंक का ही एक डिपार्टमेंट के रूप में कार्य कर रहा था। 1982 के पहले देखा ये गया था कि कृषि का जो वित्त है, ग्रामीण विकास के क्षेत्र के लिए जो वित्त दिया जाता है, उसमें एक फोकस्ड अटेंशन नहीं था और हर क्षेत्र में वो कृषि वित्त नहीं जा पा रहा था। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी संस्था को स्थापित किया जाए जो कि एक पॉइंटेड फोकस, अनडिवाइडेड अटेंशन और जहाँ पे कृषि वित्त की सबसे अधिक आवश्यकता है वहाँ पे वो जाए। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नाबार्ड एक्ट 1981 ये अस्तित्व में आया और जैसा कि आपने कहा अभी 12 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई। अभी आज की डेट में हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल लगभग 30,000 करोड़ है और पेड अप कैपिटल 17,080 करोड़ है। मुख्यालय हमारा मुंबई में है और हर राज्य में हमारे जो है इसमें क्षेत्रीय कार्यालय हैं। यहाँ उत्तराखंड में मई 2001 में नाबार्ड की स्थापना हुई और लगभग 10 हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर्स हैं जो कि अन्य तमाम जिलों में हैं और लगभग 65 स्टाफ के साथ हम लोग यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। उत्तराखंड के बनने के पहले बहुत सारे कार्य हुए, मगर मुझे ये कहना है कि नाबार्ड की स्थापना के पश्चात कृषि के क्षेत्र में, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बहुत सारा कार्य हुआ। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमारा लक्ष्य रहता है सस्टेनेबल और इक्विटेबल एग्रीकल्चर और विकास। इस चीज को ध्यान में रखते हुए नाबार्ड विभिन्न बैंकों के साथ कार्य कर रहा है। मुख्य फोकस हमारा जो रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि कोऑपरेटिव बैंक्स और ग्रामीण बैंक, ये हमारा विशेष फोकस है। मगर साथ साथ जितनी भी कमर्शियल बैंक्स हैं और प्राइवेट बैंक्स हैं, उनके साथ भी हमारा कार्य है। उसके पश्चात माइक्रो फाइनेंस, सूक्ष्म ऋण जिसे हम लोग कहते हैं, स्वयं सहायता समूह के जरिए, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स के जरिए, कि उसके ऊपर जो भी पॉलिसीज हैं किस प्रकार उस पे हो काम, वो भी हमारा बहुत बड़ा एरिया है। बैंकों को जो है शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म ऋण दिया जाता है। मुख्य लक्ष्य उसका कृषि से संबंधित जो अन्य एक्टिविटीज हैं उसके लिए। राज्य सरकार को सहायता हम लोग दे रहे हैं ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। बहुत सारी सहायता हमने देखा, अगर पिछले साल की हम लोग बात करें तो पिछले 27 सालों में लगभग 11,000 करोड़ के जो है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट गवर्नमेंट को स्वीकृत हुए हैं और इसमें करीब जो है 9,200 करोड़ रुपया का वित्त पोषण हुआ है राज्य सरकार को ही। 4,800 प्रोजेक्ट्स जो अलग अलग एरियाज के हैं, जिसमें माइनर इरिगेशन, कैनाल इरिगेशन, फ्लड प्रोटेक्शन, स्कूल्स, ITIs, पॉलिटेक्निक्स, एनिमल हस्बेंड्री, मत्स्य विकास इत्यादि, ये बहुत सारे क्षेत्र हैं। इसमें स्टेट गवर्नमेंट को जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत इसमें ऋण दिया गया है। बिष्ट जी, बहुत विस्तार से आपने बताया कि किस तरह से आप राज्य सरकार के साथ भी सहयोग कर रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि जब हम ग्रामीण समृद्धि की बात करते हैं तो इसमें किस तरह से आप ग्रामीण समृद्धि के लिए लोगों को नई तकनीकी और जो इनोवेशंस हैं उसके साथ जोड़ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि चूंकि हमारा लक्ष्य जो है किसान है, तो किसानों को कंसेशनल जो ऋण प्राप्त हो, जो भारत सरकार की योजना है उसके तहत हम लोग कोशिश करते हैं। जैसे फसली ऋण है या लॉन्ग टर्म ऋण है, वो बहुत कंसेशनल लोन जो है प्राप्त होता है नाबार्ड के जरिए। दूसरा, एक आप जानते होंगे पिछले 20-25 सालों से स्वयं सहायता समूह, ये कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है और नाबार्ड ने ही इसकी शुरुआत की थी। इससे इतर जो है जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स,
एक नई चीज आई है जो कि पिछले 5-6 सालों से बहुत अच्छी प्रकार से चल रही है और बैंकों ने इसे अपनाया है। जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स में 4 या 4 से अधिक, लगभग 8 या 9-10 लोग जो हैं एकत्रित होकर ऋण लेते हैं, एक दूसरे के लिए म्यूचुअल गारंटी देते हैं और बहुत ज्यादा ऋण जो है उनको प्राप्त होता है। तो ये जो स्कीम है, बैंकों ने इस चीज को अपनाया है। दूसरा, नाबार्ड पिछले 7-8 साल से जो नाबार्ड ने काम किया है वो एफपीओज के ऊपर बहुत हम लोगों ने काम किया है। और फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, फार्मर्स का एक एग्रीगेट है, समूह है कि जिसमें वो लोग आपस में एक साथ काम करते हैं, एक साथ रॉ मटेरियल्स वो लोग लेते हैं, एक साथ प्रोक्योरमेंट होता है, एक जैसी खेती होती है और बाद में उसी चीज को वो लोग मार्केटिंग के रूप में जब बेचते हैं, अपना सामान बेचते हैं, तो उनको लाभ बहुत अधिक होता है। इस समय उत्तराखंड में नाबार्ड ने 130 ऐसे एफपीओज की स्थापना की हुई है जो कि बहुत अच्छा कार्य अपना जो है कर रहे हैं और इनका टर्नओवर 10 लाख से लेके 9 या 10 करोड़ तक है। इनमें एक तो मैं पहले बैंकिंग सेक्टर में आता हूँ। बैंकिंग सेक्टर में जो बैंकिंग टेक्नोलॉजी है, बहुत सारा बदलाव आया उसमें, उनके साथ किसान या बोरोवर्स भी जुड़े हुए हैं। तो जो बैंकिंग टेक्नोलॉजी में नई नई चीजें आई हैं, वो उसका लाभ हम लोग बैंक्स को हम लोग दे रहे हैं, विशेषकर हमारे ग्रामीण बैंक्स को और कोऑपरेटिव बैंक को। तो इसमें जैसे माइक्रो एटीएम्स हो गए हैं, उनके लिए विभिन्न प्रकार के कार्ड्स हो गए हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड हैं, रुपए कार्ड्स हैं, उसके बाद केसीसी के कार्ड्स हैं। तो उनके लिए जो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रही है वो नाबार्ड से ही हो रही है प्राप्त। उसके बाद जितने हमारे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे जीबी पंत यूनिवर्सिटी है, आईसीआर के इंस्टीट्यूट्स हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उनको अगर कोई इनोवेटिव चीजें अगर अपनानी है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स उनको इस प्रकार के करने हैं कि जिनमें उनको लगता है कि रिस्क इन्वॉल्व है और एक पायलट तैयार करें, तो उसमें नाबार्ड की ओर से एक एफएसपीएफ फंड भी होता है जिसमें हम लोग इनोवेशंस के लिए उनको सपोर्ट कर रहे हैं। उसके अलावा आप जानते होंगे कि इस समय राज्य में 670 जो है सहकारी समितियां हैं, पैक्स, और ये समितियां जो है इनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है। तो इनमें पैक्स के कंप्यूटराइजेशन के लिए जो प्रयास हो रहे हैं वो नाबार्ड और भारत सरकार की ओर से हो रहे हैं और ये पूरे भारत में ये काम हुआ है और उत्तराखंड में भी ये इसमें राज्य सरकार राजी हो गई है। तो बहुत ही जल्द 670 पैक्स पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत होंगे, जिससे काफी ट्रांसपेरेंसी आएगी, लाभ बढ़ेगा इनका और फार्मर्स का जो आउटरीच है हमारा वो हमारा अच्छा होगा। दूसरी बात है कि जितनी साधन सहकारी समितियां हैं, हमारी कोशिश है कि उनमें एक मल्टी सर्विस सेंटर के रूप में वो लोग काम करें, सिर्फ लोन ना दें, लोन के अलावा और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं, वो ये काम करेंगे जिससे कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ये हमारे काम रहेंगे। दूसरा कोशिश हमारा होगा कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और इस प्रकार की जो नई चीजें जो आ सकती हैं, जिससे कि क्लाइमेट चेंज और अन्य जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसका जो असर है वो फार्मर्स को थोड़ा मेरे ख्याल से उतना नहीं होगा अगर ये इस प्रकार की चीजें अपनाएंगे। इसके ऊपर हम लोग जो भी होगा अपनी ओर से प्रयास रहेगा हमारा। इस वर्ष को हम मोटे अनाजों का वर्ष के रूप में मना रहे हैं। जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हम एक जैविक प्रदेश हैं, परिस्थितियां प्रतिकूल भी हैं और मोटे अनाजों के लिए ये बहुत अनुकूल मानी जाती हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि किसानों को इस ओर प्रेरित करने का प्रयास नाबार्ड करेगा? मोटे अनाज के लिए प्राथमिकता नाबार्ड की भी है और नाबार्ड ने हर राज्य की तरह उत्तराखंड राज्य में भी हमने जो स्टार्ट किया था, सबसे पहले हमने यहाँ पे सेमिनार किया। उसमें सभी जितने स्टेक होल्डर्स थे, जिसमें किसान के समूह, राज्य सरकार, बैंक्स, तमाम यूनिवर्सिटीज, उनको हम लोग एक मंच पे लेके भी आए और हर स्टेक होल्डर से हमारी उम्मीद थी कि वो लोग जो जो कार्य हो सकता है उनके स्तर पे वो कार्य वो लोग अपना करेंगे। दूसरी बात है कि आप जैसे मैंने आपको बताया कि नाबार्ड में 131 हमारे जो है एफपीओज हैं। उन एफपीओज में से लगभग 15 या 20 एफपीओज ऐसे हैं जो कि मोटे अनाज के ऊपर कार्य कर रहे हैं। हम उन एफपीओज के लिए अलग से प्रशिक्षण राज्य सरकार के साथ मिलके जो कन्वर्जेंस के रूप में उनके लिए अच्छे बीज इत्यादि के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ताकि ये एफपीओज जो हैं आगे चल के काम अच्छा करें और जो हमारे मोटे अनाज हैं उनमें काम करेंगे, उनका प्रोक्योरमेंट भी करेंगे और उनकी मार्केटिंग के लिए जो पूरा एंटायर वैल्यू चेन है उसको हम लोग एड्रेस करने का कर रहे हैं प्रयास। उसके बाद राज्य स्तर पे और डिस्ट्रिक्ट स्तर पे कुछ एग्जीबिशंस या मेले जो आएंगे उसको हम लोग आयोजित करेंगे, ताकि प्रोग्रेसिव फार्मर्स और अन्य जो किसान हैं वो वहां पे अपना माल अपना बेचें और जिससे कि उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा। उसके अलावा फार्मर्स या फार्मर्स के जो ग्रुप्स हैं उनके लिए हमारे पास एक योजना रहती है कि जिसमें हम लोग उनका एक्सपोजर विजिट्स हम लोग करवाते हैं, अपने ही राज्य में भी और अन्य बाहर के जो राज्य हैं जहां पे अच्छा काम हो रहा है। तो ऐसे किसान जो कि मोटे अनाज में कार्य कर रहे हैं उनको अच्छा किस प्रकार से अनाज उग सकता है उसके लिए प्रशिक्षण, उसके लिए मार्केटिंग और उसकी प्रोसेसिंग के लिए जो है इस प्रकार के एक्सपोजर के प्रोग्राम्स हम लोग इस साल हम लोग
ज़्यादा से ज़्यादा हमारी उम्मीद है हम लोग रखेंगे। जब हम स्वावलंबी समूह की बात करते हैं, एसएचजी, और आपने एफपीओ की बात करी, मार्केटिंग एक बहुत बड़ा इसका अंग है और मार्केटिंग के लिए जैसे आपने बताया, लेकिन अगर हम वैल्यू एडिशन करें मोटे अनाजों में तो इसकी मांग और भी बढ़ सकती है, तो क्या इसके लिए भी आप प्रेरित करेंगे? हाँ बिल्कुल, हम लोग चाहेंगे कि पूरा जो वैल्यू चेन है इनका, राइट फ्रॉम सीड का जो सप्लाई है, पैकेज ऑफ प्रैक्टिस है, कैसे ग्रोथ होती है, उसके अलावा जो उसके आगे का है, जैसे प्रोक्योरमेंट का है, प्रोक्योरमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग टिल एक्सपोर्ट। अगर कोई ऐसे एफपीओज हमारे अच्छे मिले हमें, या ऐसे कुछ प्रोग्रेसिव किसान अगर रहेंगे जो कि इसको एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकाई के रूप में कार्य करना चाह रहे हैं, उनको भी हम लोग कोशिश करेंगे कि उनका भी हैंड होल्डिंग हम लोग करेंगे, क्योंकि एक ऐसी चीज है कि जिससे न ही उनका लाभ होगा बल्कि उनको जो है बहुत अच्छी अर्निंग भी होगी। यदि हम एफपीओ की बात करें और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की बात करें, तो इसमें आप लोग फंड उपलब्ध कराते हैं, तो ग्रामीण विकास से संबंधित जो परियोजनाएं हैं, यदि उसमें युवाओं को जोड़ा जाए तो जहां हम अर्थव्यवस्था का विकास भी करेंगे, युवाओं को स्वरोजगार भी मिल सकता है। आपका क्या कहना है? देखिए, नाबार्ड का ये मानना है कि उत्तराखंड में जो सबसे कमजोर चीज है वो स्किल डेवलपमेंट है या कैपेसिटी बिल्डिंग है। बहुत सारी स्कीमें हैं, योजनाएं बहुत हैं, मगर लोगों में स्किल का अभाव है। इस चीज को एड्रेस करने के लिए नाबार्ड के बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे MEDP प्रोग्राम है, LEDP योजना है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, या एक्सपोजर विजिट का प्रोग्राम है। तो लगभग हर साल नाबार्ड 5 से 6 हजार विमेन का और यूथ्स का ये प्रशिक्षण कार्यक्रम हम लोग करते हैं। मुख्य उद्देश्य यही है कि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं लाइवलीहुड इनका जो है अपने आप अर्न हो और साथ साथ एक कंटिन्यूअस रोजगार प्राप्त हो। इसमें फार्म सेक्टर के लिए भी या अदर देन फार्म सेक्टर, जैसे कुछ हमारे पार्टनर्स हैं, इनके साथ मिलकर हम लोग काम करते हैं ताकि इनके साथ ये लोग एब्जॉर्ब भी हो जाएं। बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे कारपेंट्री हो गया है, इलेक्ट्रिसिटी का हो गया है, या मोबाइल रिपेयरिंग का हो गया है, उसके बाद मशरूम उत्पादन हो गया है। तो फार्म सेक्टर के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, टेलरिंग, एम्ब्रॉयडरी हो गया है। तो इसमें क्या होता है कि हर गांव वालों की आवश्यकता होती है कि हमें कम से कम किसी चीज के बारे में तो हमारी एक्सपर्टीज हो। तो हमारा भी यही रहता है कोशिश, और हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 6 या 7 इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम हमारे हर साल होते ही हैं। और जैसा मैंने पहले आपको बताया कि जो इच्छुक लोग होते हैं, जिन्हें इससे और आगे कुछ करने की इच्छा होती है, उनको दूसरे स्टेट्स में भी हम लोग लेके जाके एक्सपोजर का प्रोग्राम हम लोग उनका रखते हैं। ये महिला राज्य है और महिलाओं की चाहे राज्य गठन में भूमिका की बात हो, वो अर्थव्यवस्था की धुरी मानी जाती हैं और बहुत ही कर्मठ हैं, श्रमशील हैं। तो महिलाओं को इस संगठन से जुड़ने के लिए, एफपीओ से और एसएचजी से जुड़ने के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए सर, इसमें मेरा ये कहना था कि जितने नाबार्ड के विकासात्मक कार्यक्रम हैं उसमें से 90% जो है कार्यक्रम सिर्फ महिलाओं के लिए ही है, मैक्सिमम। चाहे स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हो, चाहे कोई भी प्रोग्राम्स, इवन एफपीओज की बात में अगर आपसे बताऊं कि एफपीओज में भी हमारे 70 to 80% जो उसमें मेंबर्स होते हैं उसमें महिलाएं होती हैं। एसएचजी में लगभग 99% जो है उसमें महिलाएं हैं। जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप में भी 99% जो है महिलाओं का ही उसमें योगदान है। तो मुझे तो ये कहना है कि महिलाओं के लिए जो सारे काम हमारे केंद्रित तो हैं ही हैं, मगर मेरा उनसे रहेगा अनुरोध कि देखिए, आजकल के टाइम में 2-3 चीज़ों की बेहद आवश्यकता है। सबसे पहले तो क्रॉप के डाइवर्सिफिकेशन की, कि क्रॉप को चेंज करना है। पैडी या वीट के अलावा हमें कोशिश करनी है मोटा अनाज भी करें, सब्जी का भी उत्पादन हो और अन्य जो चीज़ें उनका भी हो। और दूसरा जो है एक्टिविटी का डाइवर्सिफिकेशन। सिर्फ एक एक्टिविटी पे हम लोग आश्रित ना रहें, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। एक एक्टिविटी फेल हो जाएगी तो आप भी हो जाएंगे फेल। तो कम से कम 3 या 4 एक्टिविटीज होनी चाहिए, जिससे कि हमारी जो है आमदनी उसमें निरंतरता रहे। अंत में क्या संदेश है आपका आज के इस सुअवसर पर? कहना मुझे यही है कि ये हमारा 42nd ईयर है और जो 5वां हमारा डिकेड है, इसमें बहुत सारे काम हुए हैं। हम चाहते हैं कि अपना काम अच्छी प्रकार से होता भी रहेगा। बैंकों का, सरकार का वो सहयोग हमको मिलेगा, क्योंकि अगर सभी का सहयोग होगा तभी हम लोग आगे जाएंगे। नाबार्ड एक डेवलपमेंट बैंक है और भारत सरकार का एक ऐसा बैंक है कि इस तरह का अनोखा बैंक पूरे विश्व में नहीं है, कि हम लोग बैंकिंग का काम भी हमारा है और साथ साथ विकास का भी काम है। और लगभग जितना पैसा हमें प्राप्त होता है आमदनी के रूप में, वो काफ़ी उसका हिस्सा हम लोग विकास के रूप में ही हम लोग लगा रहे हैं। और हमारा मिशन रहेगा इक्विटेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और इनोवेशन, क्योंकि हम जानते हैं गांव अगर आगे जाएगा तो देश भी आगे जाएगा। विनोद कुमार बिष्ट जी, आज आप इस कार्यक्रम में आए और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की भविष्य की जो योजनाएं हैं उसके विषय में आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। एक बार पुनः आप सभी को स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्टूडियोज में आए, आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।